सुना, ऑलरेडी अपन ने थोड़ा बहुत पढ़ा हुआ बराबर, तो नया उनके लिए। अपना जो सब्जेक्ट है वो कौन सा है? टैक्स। कौन सा है? टैक्स। कौन से ग्रुप में? ग्रुप नंबर 1। ग्रुप नंबर 1 में आपके सीए इंटर में 2 ग्रुप है, पहला ग्रुप 1, दूसरा ग्रुप नंबर 2। ग्रुप 1 में आपका कौन सा है? पेपर नंबर 3। पेपर नंबर 3 यानी आपका तीसरा एग्जाम कौन सा होगा? टैक्स का। कौन सा होगा? जिसके अंदर टोटल कितने मार्क का होगा? 100 मार्क का। कितने? उसमें से आपके 2 पार्ट डिवाइड है, पहला डायरेक्ट टैक्स, दूसरा कौन सा आपका? इनडायरेक्ट टैक्स। बराबर। डायरेक्ट टैक्स आपको कितने मार्क का आएगा? 50 मार्क का। और इनडायरेक्ट टैक्स भी आपको कितने मार्क का आएगा? 50 मार्क। कितने मार्क का आएगा? 50 मार्क का। 50 में से 30% क्या आएंगे आपको? एमसीक्यूज। एंड 70% जो आपका रहेगा दैट विल बी योर सब्जेक्टिव। क्या होगा आपका? सब्जेक्टिव। बराबर। उसके बाद में आईडीटी भी कौन सा आपका? अगेन 30% क्या आएगा? एमसीक्यू। 70% क्या आएगा आपका? सब्जेक्टिव। क्या आएगा आपका? सब्जेक्टिव। बराबर। अभी इंस्टीट्यूट प्लान कर रहा है, अभी तो मालूम है क्या है कि 100 में से आपको कितना लेके आना है? 40। कितना लेके आना है? 40। बराबर। बट इंस्टीट्यूट ने ये नहीं बोला कि जैसे एग्जाम्पल लेते हैं कि मैंने पेपर दिया 100 मार्क का, अभी 100 मार्क में से अपना एमसीक्यूज कितना आता है? यानी कहना है इसे 30 मार्क का, और 70% क्या आता है? सब्जेक्टिव। बराबर। तभी सपोज मेरा सब्जेक्टिव में कितना आ गया? 10 मार्क। कितना आ गया? मैंने 70 मार्क का लिखा बट उसने कितना दिया? 10। और एमसीक्यूज में कितना आ गया? 30। तो 30 और 10 कितना हो गया? पास की फेल? पास। बराबर। यहां पे उल्टा हो गया, इसमें कितना आ गया और इसमें कितना आ गया? कितना हुआ? पास की फेल? बराबर। बट अभी इंस्टीट्यूट थोड़ा सा क्या बोला मालूम है? नहीं, आपको एमसीक्यूज के अंदर भी मिनिमम 40% लाना पड़ेगा। मिनिमम यानी जैसे एग्जांपल लेते हैं अपन थोड़ा सा, जैसे मेरे को यहाँ पे कितना आ गया? 50। कितना आ गया? बराबर। और यहाँ पे मेरे को कितना आ गया? 9। टोटल कितना हुआ? कितना हुआ? अभी मेरे को एमसीक्यूज कितने मार्क के थे? 30 मार्क के। आपको 40% मतलब कितना लाना था? कितना लाना था? आपने कितना लाया? तो आप फेल हो सकते हो। आप फेल समझाइए। ये प्लान कर रहा है अभी, मतलब आया नहीं है, ये क्या कर रहा है? प्लान। यानी हर हाल में अपनी हालत खराब ही, हर हाल में अपनी हालत। मालूम है कहावत है कि खरबूजे के ऊपर चाकू गिरा, चाकू के ऊपर खरबूजा, कट्टा कौन है? खरबूजा। भाई अपन वही खरबूजा। बराबर। तो इंस्टीट्यूट ऑफ प्लानिंग कर, अभी आया नहीं है बट प्लान करेंगे तो ऑब्वियसली अपने अटेम्प्ट के लिए एप्लीकेबल नहीं रहेगा, ये अपने से अगले अटेम्प्ट के लिए एप्लीकेबल हो सकता है। तो इसका मतलब एक और इंडिकेशन है कि अपने को ढंग से पढ़ के पास होना है। बराबर। क्योंकि सीधी बात है, अगर एमसीक्यूज अपना अभी 59 आने के बाद भी बंदा क्या फेल है, क्या है रीजन? क्या उसको एमसीक्यूज में कितना आ गया? 40% से कम। 40% से इन शॉर्ट मैं बोल सकता हूँ कि जो सीए फाउंडेशन में है ना, वो सेम चीज यहाँ पे वो कर, मालूम हर एक सब्जेक्ट में आपको एटलीस्ट लाना जरूरी है, तो यहाँ पे वो प्लान करते हैं। बट अपने को कितना टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, अपने को तो पहले में पास होना ना। पढ़े कि बिना पढ़े? पढ़ गए ना? हाँ, तो अपने पहले तो अपने को इतना सोचना नहीं है। अभी सुनना, हम लोग जो पढ़ रहे बेटा कौन सा आपका? डायरेक्ट टैक्स। कौन सा आपका? कौन सा आपका? अभी मेरे को बोलो, टैक्स का मतलब क्या होता है कि हम लोग कौन सा पेमेंट है? कंपल्सरी पेमेंट। कौन सा आपका? हम लोग किसको पे करते हैं? गवर्नमेंट। किसको पे करते हैं हम लोग? यानी कहना है टैक्स इज अ कंपल्सरी पेमेंट विच इज मेड टू द गवर्नमेंट बाय द पर्सन। कौन पे करता है? जैसे एग्जांपल लेते हैं कि विरार में कोई बंदा कमा रहा है, तो क्या वो टैक्स पे करेगा ना यार? किसको पे करेंगे हम लोग? किसको पे करेंगे हम लोग? और गवर्नमेंट वो पैसे को किसके लिए यूज करती है? फॉर द वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी। फॉर द सोसाइटी के वेलफेयर, सोसाइटी के लिए। बराबर। उसमें अपना एक पार्ट कौन सा आता है? डायरेक्ट टैक्स। कौन सा आता है? कौन सा आता है? बट डायरेक्ट टैक्स का मतलब क्या होता है? इट इज चार्ज ऑन इनकम। इट इज चार्ज ऑन, इट इज चार्ज ऑन, या डायरेक्ट टैक्स जो कमा रहा है उस पर आपको क्या करना है? चार्ज। क्या करना है? जो नहीं कमा रहा है उसको चार्ज करने की जरूरत नहीं। जैसे आज अगर किसी बच्चे का जन्म होता है, बराबर, क्या उसके ऊपर डायरेक्ट टैक्स लगेगा? क्या वो कमा रहा है? तो उसको कोई भी टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है। बट किसको पे करना? द पर्सन हु इज अर्निंग, द पर्सन हु इज, जो कमा रहा है उसको पे करना पड़ेगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? समझा अपने को? अभी मेरे को बोलो एक बहुत सिंपल यहां पे ना एक कॉन्सेप्ट आता है जो अपन पढ़ेंगे। एक आता है सेक्शन नंबर 2 सब सेक्शन 9। कौन सा आता है? सेक्शन नंबर 2 सब सेक्शन 9, दैट इज
असेसमेंट ईयर कौन सा कॉन्सेप्ट है वो आपका? एक आपका कॉन्सेप्ट आता है सर सेक्शन नंबर 3, सेक्शन नंबर दैट इज प्रीवियस ईयर। कौन सा है? यानी पहला कौन सा आपका असेसमेंट ईयर, दूसरा कौन सा आपका? अभी असेसमेंट ईयर के लिए वो क्या बोलते हैं कि सर ये इसका मतलब वो है ईयर विच स्टार्ट फ्रॉम 1 अप्रैल। स्टार्ट कहां से होता है? कहां से स्टार्ट होता है? एंड ऑन 31 मार्च। खत्म कभी होता है? यानी ऐसा कोई भी साल जो स्टार्ट कहां से होता है 1 अप्रैल और खत्म कभी होता है 31 मार्च, उस साल को हम लोग क्या बोलेंगे? असेसमेंट ईयर। क्या बोलेंगे हम लोग? क्या बोलेंगे उसको हम लोग? जैसे अगर मैं यहां पे लिखता हूं एग्जांपल, जैसे असेसमेंट ईयर 25-26, इसका मतलब क्या है मेरे को बोलो? वो साल स्टार्ट कहां से हो रहा है? 1 अप्रैल 25, खत्म कभी हो रहा है 31 मार्च। तो ये साल कौन सा आपका? असेसमेंट ईयर। कौन सा आपका? अभी 25-26 से आगे क्या आएगा? 26-27, वो भी स्टार्ट कहां से होता है? खत्म कभी होता है? तो कहना है से वो भी साल कौन सा हुआ आपका? असेसमेंट ईयर। कौन सा हुआ आपका? कौन सा हुआ आपका? यानी कोई भी साल विच स्टार्ट फ्रॉम 1 अप्रैल एंड ऑन 31 मार्च, एंड ऑन, वो साल कौन सा होगा आपका? असेसमेंट ईयर। कौन सा होगा आपका? तो क्या मैं बोल सकता हूं कि हर साल असेसमेंट ईयर हो सकता है? अरे यार सोनो, बिकॉज हर एक साल स्टार्ट कहां से होता है? 1 अप्रैल, खत्म कभी होता है? 31 मार्च। ये सुना ध्यान से। अभी सर वो बात करता है प्रीवियस ईयर। किसकी बात करता है? उसमें क्या बोला? ईयर विच इज प्रीसीडिंग टू असेसमेंट ईयर। क्या लिखा? ईयर विच इज असेसमेंट ईयर से पहले वाला कोई साल रहेगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्रीवियस। क्या बोलते हैं उसको हम लोग? तो सपोज मेरा असेसमेंट ईयर कौन सा है? 25-26, 25। तो इससे पहले कौन सा आता है? प्रीवियस ईयर 24। समझा आपने को? अभी अपन ये समझते हैं कि सर हाउ आई विल आइडेंटिफाई कि असेसमेंट ईयर क्या है, प्रीवियस ईयर क्या है। असेसमेंट ईयर का मतलब क्या होता है? ईयर विच स्टार्ट फ्रॉम 1 अप्रैल एंड ऑन, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? असेसमेंट ईयर। क्या होता है उसको हम लोग? अभी से प्रीवियस ईयर का मतलब क्या हुआ? विच इज प्रीसीडिंग टू द असेसमेंट ईयर, प्रीसीडिंग टू द। तो सपोज ए वाई कौन सा आपका? 24-25, तो बेटा आपका पी वाई कौन सा होगा? 23। अगर आपका प्रीवियस ईयर कौन सा? 28-29, 28, तो आपका ए वाई कौन सा होगा? 29। तो कोई भी तकलीफ है? समझा आपने को? यानी वो बहुत सिंपल बोल रहा है कि सर असेसमेंट ईयर स्टार्ट फ्रॉम 1 अप्रैल एंड ऑन 31 मार्च। प्रीवियस मतलब विच इज प्रीसीडिंग टू द असेसमेंट ईयर से जो भी पहले रहेगा वो कौन सा होगा आपका? प्रीवियस ईयर। कौन सा होगा आपका? कोई दिक्कत है अपने को? समझा यहाँ तक? अभी सुने ध्यान से। ये कॉन्सेप्ट आने का रीजन मैं आपको समझाता हूं। एक स्टार्ट होता है साल 1 अप्रैल 24, ये खत्म हुआ 31 मार्च 2025, 1 अप्रैल 25, और ये खत्म कभी हुआ 31 मार्च 2026। सुना? अभी मेरे को एक चीज बोलो सर, ये मैं हूं और मैंने यहां से इनकम अर्न करना क्या किया? स्टार्ट, मैं कमाना चालू किया। बराबर सुबह काम पे आता है, शाम को घर पे आता है। ये यहां तक मैंने बेटा कमाया, यहां तक मैंने इनकम कमाया। ये पूरे साल मेरा बेटा फोकस कहां पे था? टू अर्न अ इनकम, टू अर्न अ, यानी मैंने कहना है से 24-25 में मैंने इनकम कमाया कि नहीं कमाया? अरे कमाया ना, बराबर। अभी मैं बोलो ये जब पहला दिन था, क्या वो दिन पे मैं बोल सकता हूं कि मेरा एग्जैक्ट इनकम ये रहेगा? नहीं बोल सकता ना। अपन पूरा साल इनकम क्या करेंगे? अर्न। क्या करेंगे हम लोग इनकम कमाएंगे, हम लोग इनकम। अभी ये दिन को मालूम पड़ा कि मैंने पूरे साल कितना कमाया? 9 लाख रुपया। कितना कमाया?
तो बेटा मेरे को बोलो अभी हम लोग टैक्स कभी भरेंगे? अगले साल ना। नहीं समझे? मेरे को मालूम कभी पड़ा कि मैंने कितना कमाया है? 31 मार्च 2025 उस दिन मालूम पड़ा कि मेरा इनकम इतना हुआ है, मेरा इनकम इतना। तो मेरे को बोलो अभी अगले साल जो हम लोग है वो टैक्स हम लोग अगले साल भरेंगे ना यार। तो याद रखना, जिस साल आप इनकम कमाते हो ना वो साल को हम लोग क्या बोलते हैं? प्रीवियस ईयर। क्या बोलते हैं उसको हम लोग? क्या बोलते हैं उसको हम लोग? और जिस साल आप टैक्स भरोगे वो साल कौन सा होगा आपका? असेसमेंट ईयर। कौन सा होगा आपका? समझा आपने को? यानी एक साल में पूरा कमाऊंगा। जैसे बेटा ये साल कौन सा चल रहा है? 24 25। कौन सा? 24। तो मैं 31 मार्च तक कमाऊंगा बराबर। उसके बाद में मेरा इनकम निकालूंगा और उसका टैक्स हम लोग कभी भरेंगे? 25 26। कभी भरेंगे? 25। समझा आपने को? तो मेरा प्रीवियस ईयर कौन सा हो गया? 24 25। असेसमेंट ईयर कौन सा हो जाएगा? 25। तो बेटा कहना इसे प्रीवियस ईयर मीन्स अ ईयर, it is also called टैक्स पेइंग ईयर। कौन सा बोलते हैं इसको हम लोग? यानी जिस साल हम लोग क्या पे करते हैं? टैक्स। क्या पे करते हैं हम लोग? और यहां पे क्या लिखा? इट इज ऑल्सो कॉल्ड अर्निंग ईयर। क्या बोलते हैं उसको हम लोग? जिस साल कमाएंगे वो साल कौन सा होगा? कौन सा होगा? प्रीवियस ईयर। जिस साल टैक्स भरेंगे वो कौन सा होगा? असेसमेंट ईयर। कौन सा होगा आपका? कोई दिक्कत है अपने को? याद रहेगा पक्का? क्या बोला मैंने? जिस साल अर्न करेंगे वो कौन सा है? प्रीवियस ईयर। जिस साल टैक्स भरेंगे वो कौन सा है? तो अब जब आप एग्जाम दोगे अपना आइटम कौन सा आएगा? सितंबर 25। तो सितंबर 25 के लिए आपका प्रीवियस ईयर कौन सा है? 24। और आपका एवाई कौन सा? 25। यानी आपको इनकम कौन से साल का कंप्यूट करना है? 24 25। आपको टैक्स कभी भरना है? तो अगर तुम ऐसा लिखोगे कि भाई यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट इनकम ऑफ असेसमेंट ईयर 25 26, असेसमेंट ईयर, तो आपको एवाई 25 26 का इनकम निकालना है कि 24 25 का निकालना है? क्योंकि हम लोग टैक्स कभी भर रहे हैं? 25 26, बट हम लोग इनकम कौन सा कंप्यूट करेंगे? 24। समझा आपने को? पक्का? श्योर? चलो वापस मेरे को बोलो सर, असेसमेंट ईयर का मतलब क्या होता है? ईयर स्टार्ट फ्रॉम 1 अप्रैल एंड ऑन 31 मार्च 2020, जो भी नेक्स्ट ईयर बराबर। अभी मेरे को असेसमेंट ईयर प्रीवियस ईयर का मतलब क्या होगा? अ ईयर विच इज प्रीसीडिंग टू द असेसमेंट ईयर। प्रीसीडिंग टू द, कोई दिक्कत है? पक्का? असेसमेंट ईयर को हम लोग दूसरे कौन से नाम से बुलाते हैं? टैक्स पेइंग ईयर। जिस साल हम लोग क्या पे करते हैं? टैक्स। क्या पे करते हैं हम लोग? प्रीवियस ईयर को हम लोग कौन से नाम से बुलाएंगे सर? अर्निंग ईयर। क्या बुलाते हैं हम लोग? कोई दिक्कत है? पक्का? सुनना से एक एग्जांपल हम लोग लेते हैं। अपना प्रीवियस ईयर कौन सा है? 1 अप्रैल 2024 से लेके खत्म कभी होता है? 31 मार्च 2025 बराबर। अभी सर मेरा एक बिजनेस है, दैट इज हम लोग स्पेसिफिकली क्या बनाते हैं? स्पेसिफिकली हम लोग बाकी कोई प्रोडक्ट नहीं बेचते। इसका हमने नाम बिजनेस सपोज स्टार्ट किया है डी एंड कंपनी। कौन सा स्टार्ट किया है? कंपनी का नाम क्या है? डी एंड कंपनी। ये बिजनेस कम से कम 10-15 साल से चलते आ रहा है। 10-15 साल चलते हैं। तो कहना है इसे बेटा 24-25 में बिजनेस नया है कि पुराना है? पुराना है, बहुत टाइम से चलते आ रहा है बराबर। अभी सर हमने क्या किया मालूम? इन बिटवीन, यानी सपोज 1 सितंबर 2024, 1 सितंबर हमने एक बिजनेस और स्टार्ट किया स्पेसिफिकली, दैट इज ई एंड कंपनी। और नाम क्या? वो बिजनेस कौन सा आपका? कौन सा आपका? ये सेपरेट। ये कौन सा बिजनेस है? दोनों अलग अलग कंपनी हमने क्या करा? स्टार्ट। क्या किया हमने? अभी मेरे को बोलो, मैं जब समोसा पाव के बिजनेस पे टैक्स भरूंगा तो उसके लिए मेरा प्रीवियस ईयर कौन सा होगा? 1 अप्रैल 24 से लेके 31 मार्च 2025। क्योंकि क्या ये बिजनेस नया है कि पुराना है? इसका मतलब पूरे साल में ये बिजनेस चल रहा था कि नहीं चल रहा था?
तो आपको पूरे साल का इनकम कंप्यूट करना पड़ेगा। बट मेरे को बेटा एक चीज बोलना, जब मैं वड़ा पाव के बिजनेस पे टैक्स भरूंगा तो मैं 1 अप्रैल से भरूंगा कि 1 सितंबर से भरूंगा? क्योंकि अपना बिजनेस ही कमेंस कभी हुआ है, कभी हुआ है। तो मैं जब वड़ा पाव के बिजनेस पे अपन टैक्स भरेंगे तो बेटा हम लोग काउंट कहां से करेंगे? 1 सितंबर 2024 से लेके 31 मार्च 2000। अभी मेरे को बोलो सर, समोसा पाव के बिजनेस के लिए प्रीवियस ईयर पूरा का पूरा 12 महीने का हुआ कि नहीं हुआ? अरे हुआ कि नहीं हुआ? क्योंकि बिजनेस नया है कि पुराना है? तो ये बहुत टाइम से चलते आ रहा था, ये पूरा कितने महीने का होगा? 12 मंथ्स। कितने महीने का होगा? बट वड़ा पाव के बिजनेस के लिए बेटा ये बिजनेस कितने महीने का होगा? सितंबर से काउंट करो, 7। कितने मंथ्स? 7 मंथ्स। चलो अभी मेरा एक क्वेश्चन है, क्या प्रीवियस ईयर 12 महीने का ही होगा कि 12 महीने से कम का भी हो सकता है? प्रीवियस ईयर का ड्यूरेशन बिजनेस के लिए 12 महीने का ही होगा कि 12 महीने से कम का भी हो सकता है? मेरा क्वेश्चन समझा? मेरे को बोलो, समोसा पाव के बिजनेस के लिए कितना महीना था? यानी आपको 12 महीने का इनकम कंप्यूट करना है। यही बेटा वड़ा पाव के लिए कितने महीने का है? तो मेरे को बोलो 12 महीने से कम हुआ कि नहीं हुआ? हुआ कि नहीं हुआ? अरे हुआ कि नहीं हुआ? तो याद रखना, प्रीवियस ईयर 12 महीने से कम का भी हो सकता है, सब्जेक्ट टू आपने बिजनेस कभी स्टार्ट किया। आपने बिजनेस, जैसे वड़ा पाव का अपना बिजनेस है बेटा, ये पहले से स्टार्ट है कि नया नया चालू किया है? और ये साल में नया बिजनेस है ना अपना, तो बेटा ये साल में मैं टैक्स वड़ा पाव के लिए 1 सितंबर से भरूंगा कि 1 अप्रैल से भरूंगा? तो मेरे को 1 सितंबर की 1 अप्रैल? 1 सितंबर, यानी जब वो बिजनेस क्या हुआ, कमेंस क्या हुआ है? अभी मेरे को बोलो, अपना बिजनेस कमेंस कभी हुआ है? 1 सितंबर। और अपने को इनकम टैक्स बोलेगा कि तेरे को 1 अप्रैल से टैक्स भरना है। क्या हम लोग भरेंगे? हम लोग उसको क्या बोलेंगे मालूम है? कि सर हमारा बिजनेस चालू कभी हुआ है? 1 सितंबर। तो मैं 1 अप्रैल से तो इनकम कंप्यूट ही नहीं कर सकता, यस और नो? तो याद रखना, प्रीवियस ईयर कैन बी अप टू 12 मंथ्स और कैन बी लेस देन 12 मंथ्स, लेस देन, यस और नो? सब्जेक्ट टू कमेंसमेंट ऑफ द न्यू बिजनेस, कमेंसमेंट ऑफ द न्यू। बट गवर्नमेंट क्या बोलता है कि टैक्स भरने के लिए तुमको क्या दिया? पूरा का पूरा 12 महीना। क्या दिया? पूरा का पूरा। यानी समोसा पाव के बिजनेस पे टैक्स भरना है तो आपका असेसमेंट कितना रहेगा? 12 महीना। कितना रहेगा? और अगर आपको वड़ा पाव के बिजनेस पे भी टैक्स भरना है तो भी कितना महीने का रहेगा? 12 महीने। यानी कहना है इसे, असेसमेंट ईयर हमेशा कितने महीने का रहेगा? क्या वो कम होगा? नहीं, वो कम होगा। प्रीवियस ईयर कम हो सकता है कि नहीं हो सकता है? बराबर, सब्जेक्ट टू कमेंसमेंट ऑफ द बिजनेस, कमेंसमेंट ऑफ द, इज इट क्लियर नॉट? यस सर, पक्का, श्योर। तो यहां पे अपन क्या लिखते हैं सर? इट कैन बी लेस देन इक्वल टू 12 months, सब्जेक्ट टू commencement of न्यू बिजनेस, commencement ऑफ द, यानी नया बिजनेस चालू होगा तो उसका प्रीवियस से वही डेट से चालू होगा, यस और नो? बट यहां पे क्या लिखेंगे? इट ऑलवेज बी फ्रॉम, इट ऑलवेज बी 12 months। ये हमेशा कितने महीने का होगा? 12 से कम होगा नहीं, यस और नो? कोई दिक्कत है यहां तक? समझा यहां तक? समझा? लिख लो इसको। चलो लिख लिया? सुना? अब मेरे को एक चीज बोलना, एक क्वेश्चन पूछता, आंसर दोगे? दोगे? मैं बोलो प्रीवियस ईयर का मतलब क्या होता है? जिस साल हम लोग क्या करते हैं, कमाते हैं। क्या करते हैं हम लोग? असेसमेंट का मतलब क्या होगा? जिससे हम लोग क्या भरते हैं? टैक्स। क्या भरते हैं हम लोग? टैक्स। मेरे को बोलो, कहना इससे प्रीवियस ईयर डज नॉट इक्वल टू असेसमेंट ईयर। सही है गलत है? अरे कुछ तो बोलो, सही है गलत है? पक्का?
यानी जैसे एग्जांपल लेते हैं कि अगर मेरा प्रीवियस ईयर कौन सा है 24 25, तो बेटा असेसमेंट कौन सा होगा आपका 25। क्या दोनों सेम है या सेम नहीं है? नहीं है ना। यानी आपका अगर कमाने का साल 24 25 है तो टैक्स भरने का कौन सा होगा? कौन सा होगा? अगर आपका कमाने का साल 28 29 है तो आपका टैक्स भरने का कौन सा होगा? तो कहना है दोनों साल सेम है कि अलग है? यानी कमाना किसी और साल में, टैक्स भरना किसी, यस और नो। यानी ये कि आपका प्रीवियस ईयर डज नॉट इक्वल टू योर असेसमेंट ईयर, डज नॉट इक्वल टू योर। तो दिक्कत है अपने को। अभी मेरे को ना एक चीज बोलना है यहां पे सर, बट जैसे मैं आपको एग्जांपल लेता हूं, ये समझाना अपने को। अगर मेरा सपोज एग्जांपल लेते हैं प्रीवियस ईयर कौन सा है 28 29, तो बेटा उसका AY कौन सा होगा 29। दोनों साल सेम है कि अलग है? तो यानी वो क्या बोलते हैं कि सर अगर मैं सेक्शन 29 और सेक्शन 3 को अगर समझता हूं तो प्रीवियस ईयर डज नॉट इक्वल टू योर असेसमेंट ईयर, प्रीवियस ईयर डज नॉट इक्वल टू योर, दोनों साल हमेशा क्या होंगे? अलग। क्या होंगे? अलग। अभी सुनो ध्यान से, जैसे ये इंडिया है, इंडिया के नीचे कंट्री एक है, मालूम कौन सा है? कौन सा है? श्रीलंका। और बीच में क्या है? पानी ना, नहीं मालूम है बेटा बीच में क्या है? पानी यार ना, वो रामायण आपने सुना है, देखा है? देखा है राम सेतु? रामायण राम सेतु मालूम है अपना, हनुमान जी श्री राम पत्थर बराबर पत्थर तैर रहे थे, सुना है ना ऐसा? तो पानी के ऊपर था ना, बीच में पानी है कि नहीं है? अभी सपोज एक फिशरमैन समझते हो क्या होता है? मछुआरा जो मछली पकड़ता है। अभी वो मछली पकड़ते 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 पकड़ते, आज डेट कौन सा है? आज तारीख कौन सा है? 4। तारीख तो एक बोलो यार, तारीख में तुम MCQ दे रहे हो। आज तारीख कौन सा है? 4 तारीख को वो इंडिया में आया। वो कभी कहां पे आया? इंडिया में। इंडिया में आया बराबर। अरे बेटा 4 तारीख को वो इंडिया में आया, मछली पकड़ा, और सपोज मछली कितना पकड़ा उसने, और वो बोलता है कि ये मछली मैं वापस श्रीलंका लेके जाऊंगा तो क्या हो जाएगी? खराब। क्या हो जाएगी? उसने पूरी की पूरी मछली यहाँ पे बेच दी, उसको पैसा कितना आया? 6 लाख। कितना आया? कितना आया? 6 लाख की मछलियां बेच दी, वो वापिस जा रहा है। पर जाते टाइम पे अपने ऑफिसर्स हर जगह होते हैं, पूरे अपने इंडिया के जितने वाटर्स टेरिटरी है सब जगह अपने अपने लोग रहते हैं। तो उसको पूछा कि भाई तू वापिस जा रहा है? बराबर बोलते हाँ। बोलते क्या हुआ था? मैंने इंडिया में आके मछलियां बेची और मैं वापिस जा रहा है। उसको बोला कि एक काम कर भाई, तू जा रहा है तो हाथों हाथ क्या पे कर दे? टैक्स। क्या पे कर दे? जा रहा है ना तू तो टैक्स पे कर दे। वो क्या बोलते मालूम है कि सर मैंने कमाया कभी है 24 25, कभी कमाया है बेटा 4/11/2024, कौन से साल में? 24 25। और आपके इधर क्या बोला कि जो आप प्रीवियस ईयर कभी कमाते हो आप, उसका टैक्स हम लोग कभी भरते हैं? कभी भरते हैं हम लोग? तो वो बोलता है कि सर अभी मेरे को जाने दो, मैं वापस आऊंगा, मैं वापस और टैक्स भर के जाऊंगा। टैक्स भर के बेटा क्या गारंटी की वो वापस आएगा? क्या वो गारंटी है? क्या वो गारंटी है? क्या वापस आ सकता है? बट उसकी कोई गारंटी बेटा, समुद्र हर जगह, वो मछली और किधर पकड़ लेगा? बराबर ये सुन लो। इधर आगे फालतू में उसको क्या पे करना पड़ेगा? टैक्स। क्या पे करना पड़ेगा उसको? नहीं समझे? अपन नीचे जाओ वड़ा पाव की दुकान पे, वड़ा पाव मांगो बराबर, और बोलना कि मैं कल पैसा देगा, एकदम भले रोल हो उधर, क्या वो मान जाएगा? क्यों? क्योंकि तुम लोग बेटा उनके लिए अननोन, उनके लिए क्या हो तुम लोग, और क्या गारंटी कि तुम लोग वापस कल आगे पैसा, तुमको गारंटी है? बड़ा पाव की दुकान इंडिया विराट में बहुत सारी, बराबर ये सुन, आज इधर लूटा कल उस और को लूटेंगे, बराबर ये सुन लो, तो क्या वापस आएगा? तो इसको बोला कि देख भाई, कुछ केस के अंदर हम लोग क्या बोलेंगे, प्रीवियस ईयर इक्वल टू योर, नॉर्मली क्या होता है, प्रीवियस ईयर डज नॉट इक्वल टू योर, बट देर आर सर्टेन ऐसे केसेस वेयर प्रीवियस ईयर इक्वल टू योर, यानी जिस साल तू कमाएगा उसी साल में तेरे को टैक्स पे करना पड़ेगा। तो हम लोग मछुआरे को क्या बोलेंगे मालूम है कि भाई तू जा रहा है ना, टैक्स पे करने के बाद ही तेरे को जाने को मिलेगा। तेरे लिए असेसमेंट ईयर का कॉन्सेप्ट एप्लीकेबल नहीं है, जिस साल तू कमाएगा उसी साल में टैक्स भरेगा। यस और नो? समझा आपने को? भाई वो केस कौन कौन से अपन यहां पे समझते हैं।
पहला देखो यहाँ पे लिखा पॉइंट ए मिल रहा, क्या लिखा है, शिपिंग बिजनेस ऑफ ए कौन सा, पर्सन लिविंग इंडिया, यानी ऐसा बंदा जो इंडिया छोड़ के जा रहा है, इंडिया छोड़ के, तो बेटा इंडिया छोड़ के, जैसे हम लोग सपोज इंडिया छोड़ के किसी जॉब के लिए जा रहे हैं बराबर, तो उन्होंने बोला कि जब भी आप जा रहे हो ना, आपको वही टाइम में पूरा टैक्स भर के जाना पड़ेगा। वी विल नेवर वेट फॉर दी असेसमेंट, वेट फॉर दी, यानी इन लोगों के लिए बेटा क्या होता है, प्रीवियस ईयर इक्वल टू योर, क्या बोला अपने, प्रीवियस ईयर इक्वल टू योर असेसमेंट। कोई दिक्कत है, पहला कौन सा था, शिपिंग बिजनेस ऑफ नॉन रेसिडेंट, दूसरा कौन सा, पर्सन लिविंग इंडिया, तीसरा एओपी बीओआई आर्टिफिशियल पर्सन फॉर्म फॉर अ पर्टिकुलर इवेंट और पर्पस। एओपी मतलब क्या होता है, एसोसिएशन ऑफ पर्सन, क्या होता है, एसोसिएशन ऑफ 4 से 5 लोग मिलकर बिजनेस स्टार्ट किया। बीओआई मतलब क्या होता है, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, यानी हम लोगों ने मिलकर कोई बिजनेस फॉर्म कर दिया। एजीबी मतलब क्या होता है, जो कॉलेज ट्रस्ट होता है, ट्रस्ट, वो सब कहां पे आते हैं, एजीबी कहां पे आते हैं। तो हमने वो फॉर्म, जैसे बेटा एग्जांपल लेते हैं, हमने 5 1 2 3 4 5 6 लोग, कितने लोग हैं हम लोग, 6 लोग ने मिलकर एक बिजनेस स्टार्ट किया, वो भी कितने महीने के लिए, ओनली फॉर दी, कितने महीने के लिए, 3 महीने के लिए बिजनेस स्टार्ट किया। अपना पूरा प्रॉपर एजेंडा था कि 3 महीना बिजनेस चलाएंगे, फिर क्या कर देंगे, बंद, क्या कर देंगे। तो बेटा मेरे को बोलो, अभी जैसे आप बिजनेस बंद करोगे, क्या गवर्नमेंट को आप ये बोलोगे सर टैक्स अगले साल भरेंगे, क्यों, क्योंकि बिजनेस क्या हो चुका है और आपका कोई गारंटी है नहीं कि आप कभी आने वाले हो, यस और नो। तो वो क्या बोलता है, अगर आपने किसी पर्टिकुलर पर्पस के लिए क्या फॉर्म करा है, एओपी बीओआई या फिर एजेपी, या फिर क्या फॉर्म किया आपने, तो वो केस में जिस साल अपना बिजनेस बंद हुआ उसी साल में आपको टैक्स भरना पड़ेगा। समझा समझा। नेक्स्ट आते हैं डिसकंटिन्यूड बिजनेस, कौन सा आते हैं, चलो मेरे को बेटा बिजनेस बंद कैसे होता है, लॉस है या फिर अपन, और बिजनेस बंद करने से पहले आपको जितना भी गवर्नमेंट का पेमेंट है वो पूरा करना पड़ेगा, नहीं करना पड़ेगा, क्या वो किए बगैर आपका बिजनेस बंद हो सकता है, तो आपको पूरा का पूरा पेमेंट करना पड़ेगा, अरे यस और नो। अभी मेरे को एक चीज बोलना सर, डिसकंटिन्यूड बिजनेस का मतलब क्या मालूम है, ऐसा बिजनेस जो क्या हो गया है, डिसकंटिन्यू, क्या हो गया है, बंद हो गया, क्या हो गया है, क्या हो गया है। तो बेटा जब बिजनेस बंद हुआ तो उसको गवर्नमेंट वही टाइम पे बोलते हैं कि हम लोग अगले साल का वेट करने वाले नहीं है, तेरे को आज का आज टैक्स भर के जाना पड़ेगा, यस और नो। एक कौन सा आता है, पर्सन लाइकली टू ट्रांसफर प्रॉपर्टी टू अवॉइड टैक्स, टू अवॉइड, यानी अगर कोई बंदा क्या कर रहा है, प्रॉपर्टी ट्रांसफर, क्या कर रहा है, प्रॉपर्टी, और उसका ट्रांसफर करने का रीजन कौन सा, उसको टैक्स का क्या करना है, चोरी, क्या करना है उसको, ये आपको आगे समझेगा, अभी खाली मैं रीड करवा रहा हूं, ठीक है। टैक्स का क्या करना आपको, चोरी, क्या करना आपको, तो हम लोग इनकम टैक्स उसी टाइम पे टैक्स भरवा सकता है, उसी टाइम पे टैक्स, यानी जैसे एग्जाम, मेरे पास एक प्रॉपर्टी है, उसका इनकम मेरे को आता है बराबर, मैंने बहुत दिमाग लगाया और क्या बोल मालूम है, अगर ये प्रॉपर्टी मैं मेरी वाइफ को क्या करता हूँ, ट्रांसफर क्या करता हूँ, तो इनकम भी चला जाएगा बराबर, ये सुन, और मेरे को टैक्स भरने की जरूरत। तो बेटा जो मैं मेरी वाइफ को प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर रहा हूँ, इज इट जेन्युइन ट्रांसफर कि टैक्स चोरी करने के लिए ट्रांसफर कर रहा हूँ, तो फिर गवर्नमेंट बोलते हैं कि तेरे को अभी का अभी टैक्स भरना पड़ेगा, यस और नो। तो देयर आर 5 केसेस, देयर आर, जहां पे प्रीवियस ईयर इक्वल टू योर असेसमेंट ईयर, क्या बोला, प्रीवियस ईयर इक्वल टू योर, जहां पे प्रीवियस ईयर आपका असेम इक्वल, जैसे पहला केस कौन सा, शिपिंग बिजनेस ऑफ नॉन रेसिडेंट, दूसरा पर्सन लिविंग इंडिया, तीसरा कौन सा आपका एओपी बीओआई और आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन फॉर्म फॉर दी पर्टिकुलर इवेंट और पर्पस, फिर कौन सा डिसकंटिन्यूड बिजनेस, और फिर कौन सा पर्सन लाइकली टू ट्रांसफर प्रॉपर्टी टू अवॉइड टैक्स। तो दिक्कत अपने को, ये ऐसे केस है जहां पे प्रीवियस ईयर इक्वल टू ईयर कौन सा हो जाएगा, असेसमेंट, कौन सा हो जाएगा आपका, कोई दिक्कत अपने को, अरे समझा, यस सर, तो इसको अभी जो नेक्स्ट अपन आते हैं ना, दैट इज कॉल्ड लेवी ऑफ इनकम टैक्स। कौन सा आता है, लेवी ऑफ, लेवी मतलब क्या होता है, चार्ज, क्या होता है, यानी इनकम टैक्स क्या आप चार्ज कर सकते हो या नहीं कर सकते। जब तक ये सेक्शन नहीं होता ना, अपनी गवर्नमेंट को कोई राइट नहीं मिलता कि अपन पब्लिक के पास से क्या ले, टैक्स क्या ले हम लोग। तो अपना सेक्शन 4 कौन सा आपका, लेवी ऑफ इनकम टैक्स, लेवी ऑफ, तो वहां पे क्या बोला कि इनकम टैक्स ऑलवेज लेविड ऑन प्रीवियस ईयर्स टोटल इनकम, प्रीवियस ईयर्स
यानी पिछले साल में जितना उसने कमाया है, जितना उसने क्या किया है, उस पे हम लोग क्या करेंगे सर, इनकम टैक्स चार्ज, क्या करेंगे, इनकम टैक्स। बट ऑफ एवरी पर्सन, ऑफ एवरी पर्सन मतलब तुम भी कमाओगे तुमको पे करना है, कंपनी कमाएगी कंपनी पे करेगी। जैसे रिलायंस कौन है, तो वो कमाती है कि नहीं कमाती, तो उसको भी टैक्स पे करना है। मुकेश अंबानी कौन है, इंडिविजुअल, क्या वो कंपनी है। मुकेश अंबानी कौन है, क्या वो कमाता है, तो पे करेगा कि नहीं करेगा। पार्टनरशिप फर्म कमा रही है, उनको भी पे करना पड़ेगा। एट अ रेट प्रिस्क्राइब बाय एनुअल फाइनेंस एक्ट और इनकम टैक्स एक्ट 1961। यानी वो क्या बोलता है कि सर आपको इनकम टैक्स क्या करना है, पे क्या करना है आपको, कौन सी इनकम पे, असेसमेंट ईयर की इनकम पे की प्रीवियस ईयर की इनकम पे, कौन सी इनकम पे। तो बेटा मेरे को बोलो, जैसे अपना ए वाई कौन सा है 25 26, तो आपका पी वाई कौन सा होगा 24। तो मेरे को जब मैं इनकम कंप्यूट करूंगा तो मैं 25 26 का करूंगा कि 24 25 का, समझा अपने को। यानी 24 25 का इनकम निकालना पड़ेगा और अकॉर्डिंगली अपने को टैक्स पे करना पड़ेगा। बट टैक्स पे करने के लिए आपको बेटा क्या चाहिए रहेगा, टैक्स रेट। क्या चाहिए आपको, क्या चाहिए रहेगी, टैक्स रेट आपको कहां पे दिया रहेगा, दो जगह। कहां पे दिया रहेगा, पहला दिया रहेगा बेटा एनुअल फाइनेंस एक्ट, कहां पे देंगे, जिसको हम लोग प्यार से क्या बोलते हैं, बजट, क्या बोलते हैं हम लोग। एंड दूसरा बेटा कौन सा है, इनकम टैक्स एक्ट 1961, जो अपना एक्ट है उसके अंदर भी रेट दिया रहेगा। बजट के अंदर रेट हर साल आती है, कौन से आती है, हर साल। जैसे मालूम हर साल बजट आता है, फर्स्ट फेब कभी आता है, कभी आता है, तो हर साल आपको रेट दी जाएगी। तो बजट के अंदर जो रेट है ना, उसको हम लोग रेट कौन सा बोलते हैं, नॉर्मल रेट। कौन सा बोलते हैं, कौन सा बोलते हैं, जो हर साल चेंज हो सकती है, हर साल चेंज। और वो अपनी आंटी जी को हर साल बोलना ही पड़ेगा। आंटी जी मतलब फाइनेंस मिनिस्टर, फाइनेंस कौन है, निर्मला सीतारमण, उनको हर साल बोलना पड़ेगा कि ये रेट्स है, ये क्या है। बट स्पेशल रेट्स, इनकम टैक्स एक्ट में रेट कौन सी दी हुई है, स्पेशल रेट कौन सी दी हुई है, जो हर बार चेंज होती नहीं है, जो फिक्स है। जैसे लॉटरी पे कितना लगता है, 30%, कितना लगता है। अगर आप मालूम है केबीसी में 7 करोड़ रुपया कमाया तो 7 करोड़ पे कितना लगता है, 30%, यानी 2 करोड़ 10 लाख रुपया आपको टैक्स भरना पड़ेगा। यस और नो बेटा, वो रेट स्पेशल है। कौन सी रेट है, तो ये कहां पे दी होगी, इनकम टैक्स एक्ट 1961। कहां पे देंगे उसको, इनकम टैक्स एक्ट। मेरे को बोलो चलो, अपने को रेट कितना दिया हुआ है, दो। पहला कौन सा, एक तो रेट होता है आपका कौन सा, कहां पे होता है, बजट में। बजट में जो रेट होगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं, नॉर्मल रेट। और जो बेटा रेट आपका कहां पे होगा, इनकम टैक्स एक्ट 1961, तो वो रेट कौन सा होगा आपका, स्पेशल रेट। कौन सा होगा, यानी यहां पे अपन ने क्या सीखा कि सर प्रीवियस ईयर का जो इनकम है उस पे टैक्स कभी भरना है, कभी भरना है। फिर कौन सी रेट से, तो रेट दो जगह, एक है नॉर्मल रेट, एक कौन सा आपका स्पेशल रेट। नॉर्मल रेट बेटा मेरे को बोलो कहां पे दिया रहेगा, बजट। और स्पेशल कहां पे देते हैं, इनकम टैक्स एक्ट 1961। अरे यस और नो, कोई दिक्कत है अपने को। ये कौन बोलता है, सेक्शन नंबर 4, सेक्शन नंबर, दैट इज वी कैन से या तो लेवी ऑफ इनकम टैक्स, या वी कैन ऑल्सो से चार्जिंग सेक्शन। क्या बोलते हैं उसको हम लोग। अगर ये सेक्शन नहीं होता तो बेटा इनकम टैक्स के पास पावर नहीं होगा कि अपने पास से क्या चार्ज करे, टैक्स। क्या चार्ज करे, समझा अपने को। यस सर, यस सर, चलो लिख दो इसको भी। सुनो, अभी एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे जुझार से कौन है, जानते हो, तो ये मैं हूं, बराबर। मेरे को जैसे ये हम लोग पहले की बात कर रहे हैं, आज से 12 साल पहले, आज से या 15 साल पहले, बराबर। मैं तुम दोनों में से गुंडे टाइप में कौन लगता है, मैं।
जुझार सर। और एकदम शरीफ इंसान कौन है? तो ऑप्शन ही नहीं है। तो मेरे पीछे पड़ी है, तो लग रहा है गुंडा भी मैं, शरीफ भी मैं नहीं हूँ। मैं दोनों में से सपोज एग्जांपल लेता हूँ कि अगर आपको साधु वाला इंसान कौन दिखता है? मैं। और गुंडे वाला कौन है? जुझार। मालूम है कि अपने वाल्मीकि करके एक थे, सुना है कभी? तुमको बैठ के अलग से कोर्स करवाना पड़ेगा मेरे को। वाल्मीकि नहीं मालूम है? क्या लिखा है? रामायण। और महाभारत किसने लिखी थी? महर्षि वेदव्यास, बराबर ना? तुमको बैठ के कोर्स करवाना पड़ेगा। वाल्मीकि पहले क्या थे मालूम है? पहले वो डाकू थे। क्या थे? डाकू। वो इंसानों को लूटते थे। ये मालूम है? कहानी सुना आपने? कभी सुना है? मैं आपको समझाता हूँ। रामायण लिखी किसने थी? भगवान गणेश जी ने। वो टाइम पे वो वाल्मीकि जी के बोलने पे लिखी, तो वो टाइम का बहुत अलग एरा था। अभी जैसे वाल्मीकि ना, वो क्या थे मालूम? बहुत बेटा बंदा एट द एंड मेरे को बोलो, जैसे मैं इतना भाग रहा हूँ, मैं पढ़ा रहा हूँ, मैं कमा रहा हूँ, किसके लिए कमाते हैं हम लोग? ये भी साला तकलीफ है। तुम बेटा पढ़ रहे हो, मेरे लिए पढ़ रहे हो, तो खुद के लिए। सो लालची इंसान हो, स्वार्थी हो, खुद के लिए कि फैमिली के लिए? फैमिली ना बेटा। आज तुम अकेले हो, तुम्हारी शादी होगी बेटा, अकेले हो तो भी माँ बाप तो फैमिली है ना यार। नहीं मानते? कि खाली इंस्टाग्राम पे मानते हो हैप्पी मदर्स डे, बराबर? ऐसा कुछ तो नहीं है ना। फैमिली है कि नहीं है? आज जो तुम बेटा, मैं इतना अगर सपोज सुबह उठ के मैं शाम को, और मैं तुमको सुना था बराबर, मैं मेहनत करता, तुम बेटा बोलोगे तुम तुम्हारे लिए कर रहे हो, मेरे लिए थोड़ी कर रहे हो। नहीं समझे? एट दी एंड बेटा पेट किसका भरेंगे? तो वो बंदा डाकू थे, तो वो ना मतलब लूटते थे ऐसा। तो एक दिन को बंदा मिला उसको, तो वो बोला, भगवान, शायद भगवान ही मिले थे और अलग भेष में, तो बोला कि तू ये सब क्यों करता है? बोलता मेरे परिवार के लिए। किसके लिए? मेरे परिवार के लिए। तो बोला कि एक बार परिवार को जाके पूछ के आके, जो तुम ये पाप वाप कर रहे हो उसमें तुम्हारी पत्नी साथ में आएगी कि नहीं आएगी? बच्चे साथ में आएंगे कि नहीं आएंगे? जैसे एग्जाम, मैंने सपोज मेरे परिवार का पेट पालने के लिए मैंने 3 लोगों का क्या क्या मर्डर, क्या क्या मैंने, तीन लोग तो छोड़, 2 लोग का मैंने क्या क्या मर्डर, क्या क्या मैंने मर्डर, बराबर? समझे? ये अब मेरे को मर्डर करने के बाद में जब मेरे को जेल होगी, सपोज जेल कितनी होगी? 20 साल। कितनी हो गई? मैंने उनको बोला जज साहब को, जज साहब मैंने परिवार के लिए क्या है, मेरी वाइफ, मेरे बच्चे, इनको भी थोड़ा थोड़ा जेल दो, बराबर? ये सुन लो, 5 साल इसको दे दो, 3 साल बच्चों को दे दो। क्या बेटा वाइफ आ जाएंगे? क्या आ जाएंगे? क्या बोलेंगे वो? मर्डर किसने किया है? तो फिर जो तू इतना परिवार के लिए कर रहा है, और परिवार तेरे सुख में साथ में है और दुख में साथ में नहीं है, तो ये सब तू काम क्यों कर रहा है? तो उनको थोड़ा वो रियलाइज हुआ। क्या हुआ? रियलाइज कि भाई ऐसा नहीं करना चाहिए। तो फिर वो एकदम साधु आत्मा बन गए। एंड देन वो इतना अच्छा तप वप करा, तो उन्होंने क्या लिखा? रामायण। क्या लिखा? कि अगले टाइम पे ये होने वाला, ये रामायण पहले लिखी गई है फिर हुई है। समझे? ये अभी मेरे को एक चीज बोलो सर, तो वहां पे जैसे एग्जांपल लेते हैं कि मैं डाकू, बराबर? जुझार सर क्या है? साधु इंसान, यानी सज्जन इंसान। कौन से हैं? सज्जन इंसान, बराबर? अभी मेरा काम ही वो था कि भाई अपन क्या करते हैं, सब लोगों को लूटते। लोग क्या करते हैं? हम लोग लूटते हैं। और मेरे को मालूम था कि आगे जाके 500 1000 के नोट बंद होने वाले थे। मैंने लूटा भी 100 रुपए की, किसी हिसाब से, यानी भाई 100 रुपए के नोट मेरे को थे, बराबर? समझा? ये सब ये मान के चलते, दिस इज द अजम्पशन जो अपन मान के चलते हैं। तो मैंने पूरा लूट लूट के कितना पैसा इकट्ठा किया? 10 करोड़। कितना इकट्ठा किया? ये मैंने इकट्ठा किया, बराबर? और बेटा ऑब्वियसली ब्लैक इनकम है, तो अपन अकाउंट में तो डाल नहीं सकते। ये मैंने कहाँ पे रखा है? मेरे घर की छत पे डाल के रखा है। वॉशरूम में जो टायर मार्बल्स है उसके पीछे रखा है, बराबर? ये सुन लो, जो घर में पुरानी गाड़ी है, बराबर, उसके वहां पे रखा है। गाड़ी हटाएंगे, वहां पे कुआं आता है, उसके अंदर रखा है, बराबर? तो ये सब मैंने पूरा इंतजाम करके रखा है। अभी एक दिन मेरे को कौन मिले? जुझार सर। तो जुझार सर को मैं लूटना चाहता हूँ। उन्होंने बोला कि भाई तू लूट ले, बट मैं जो पूछता हूँ घर पे पूछ के आना, बड़ा कि भाई सुख दुख में तेरी फैमिली आएगी कि नहीं आएगी। तो मैं बोला भाई नहीं आ रही, तो मैं लूटना उठना बंद करते। बट हम लोग कलयुग के डाकू। हम लोग कौन से डाकू हैं? कलयुग में क्या मालूम, चलो आज से हम लोग सुधर जाएंगे, बराबर? बट तू ये बोलेगा कि पिछले जो 10 करोड़ तुमने कमाया वो सबको बांटते, वो मैं नहीं बांटेगा, बराबर? ये सुन लो, पुराने साधु बांट लेते, पर अपन बांटे। यानी हम लोग इफेक्ट कौन सा देंगे? प्रोस्पेक्टिवली। कौन सा देंगे? रेट्रोस्पेक्टिवली नहीं देंगे। मैं आज से सुधरा हूं, जन्म से नहीं सुधरा, बराबर? ये सुन लो, तो ये 10 करोड़ तो मेरा ही है। 10 करोड़ तो
बोला ठीक है, बट मैं आज से सुधर गया, फिर मैंने सीए भी किया, मैं सीए बन गया बराबर। अभी मैं तुम्हारे सामने सब कुछ मैंने सच्चाई बता दी कि मैं पहले ऐसा ऐसा था, अभी मैं ऐसा हो गया और मेरे घर पे पैसा है, कितना है 10 करोड़, कितना है, और वो घर में ऐसा ऐसा रखा हुआ, ऐसा ऐसा रखा हुआ है घर में, हॉल में अंदर जो ऊपर है वहां पे रखा है, वॉशरूम के मार्बल्स में, टाइल्स में रखा है, ये सब जगह रखा है, गाड़ी में रखा है, गाड़ी में कुएं में रखा है। मैंने आपको सब कुछ सच बताया कि मैं बोला तुम लोग अपने लोग हो, तुम लोग क्या हो, बट तुम्हारे में से कुछ लोग क्या निकले, गद्दार क्या निकले। जैसे मानसी, कौन है मानसी, ने क्या किया, इनकम टैक्स को बढ़िया एक क्या लिखा, मेल क्या लिख दिया कि सर एक हमारे सर है जिनका नाम ये है, फोटो भी साथ में भेज दिया बराबर, और इनका घर ये है और इनके घर पे 10 करोड़ रुपया पड़ा हुआ, कितना पड़ा है, और ये इन्होंने कभी कमाया था सर 2011-12 कभी कमाया था, कभी कमाया था, यानी बहुत पुराना पैसा, ये आज लिख रही है बहुत पुराना पैसा, 2011 कमाया, कितना कमाया है 10 करोड़। तो सर आप घर पे जाइए, रेड वेड गिराइए और पैसा ले लो, पैसा, और बेटा इनकम टैक्स आपको ये टिप देने का पैसा देती है, जैसे टिप दे दिया। अभी इनकम टैक्स ऑफिस से मेरे घर पे आया, घर पे आके बेटा मेरे को जब कोई बंदा घर पे चेक करने आता है और जिसको कोई आइडिया है ही नहीं पैसा किधर है, तो पहले घर पे आके वो सोफा चेक करेगा, फिर टीवी का शोकेस चेक करेगा, अरे समझा वही चेक करेगा ना, बंदा सीधा आया और छत पे चढ़ गया बराबर, ये सुन लो, यानी बिना कुछ सोफा चेक के सीधा जहां पे पैसा वहां पे चढ़ा है। तो मेरे को डाउट आ रहा है कि किसने तो इंफॉर्मेशन दी है, कोई तो अपना विभीषण बनाया बड़ा, विभीषण, डू यू नो विभीषण, तुम्हारा तो अलग से कोर्स मालूम है ना, तुम ड्रामा नहीं देखा है, देखा है नहीं देखा, चलो ठीक है बाद में बता दे। तो अभी मेरे को लग रहा है कि कोई ना कोई तो इन्फॉर्मेशन दिया है, पर मेरे को चल ठीक है, बंदा पैसा लेके आए, कितना मिला उनको 8 करोड़, कितना मिला, कितना मिला, और ये आज की बात है, आज डेट कौन सा है, यानी 24/25 को उनको पैसा मिला ब्लैक, कितना मिला 8 करोड़, कितना मिला। अभी वो बंदा जोर जोर से चिल्ला रहा है कि भाई जल्दी ढूंढो 2 करोड़ और किधर रहेगा बराबर। अभी मेरे को कंफर्म हो गया कि किसने तो टिप दिया बराबर, क्योंकि उसको एग्जैक्ट अमाउंट कैसे मालूम पड़ा कि 10 करोड़ ही है, उसने ढूंढा और उसको पूरा का पूरा 10 करोड़ मिल गया, 10 करोड़ मिल गया। और बेटा मालूम है जब ये इनकम पकड़ी जाती है तो टैक्स रेट कितना लगता है मालूम है, 78%, कितना लगता है, कैलसी लाए हो, एकदम कैलकुलेटर में करो, 10 करोड़ का 78% कितना होता है, है 7.8 करोड़ बराबर। यानी ये आपका क्या होता है, टैक्स, क्या होता है टैक्स। अगर आपने कॉर्पोरेट नहीं करा है तो आपको इसके ऊपर क्या लगता है, पेनल्टी, क्या लगता है, और पेनल्टी बेटा 100% भी हो सकती है, कितनी हो सकती है, जितना तुम्हारा टैक्स है उसका 100% पेनल्टी। तो टैक्स कितना आपका, इसका 100, कितना हो गया बेटा खत्म। चोरी कितना पकड़ा गया 10 को, टैक्स कितना भरना पड़ रहा है। अगर आपने और कॉर्पोरेट नहीं किया तो वो पेनल्टी 300% भी जा सकती है, कितना परसेंट, 300 का तो वैसे खत्म हो जाएंगे बराबर। अभी मेरे को एक चीज बोलो, समझाइए मैं क्या बोल रहा हूं, मेरे को एक चीज बोलो, पैसा मिला, कितना मिला 10, कितना मिला। मैंने उनको क्या बोला मालूम है कि सर ये जो इनकम है ना, ये कौन से प्रीवियस ईयर की है, 2000, तो उस पे टैक्स कभी भरना चाहिए था 2012-13, 2000, क्योंकि मैंने कमाया कभी था और उसका टैक्स कभी भरना चाहिए था, और आप आए कभी हो, सॉरी सर आप क्या हो, लेट, क्या हो आप क्या हो, तो आप पे मैं टैक्स भरूंगा, क्योंकि नॉर्मली अपन ने क्या पढ़ा है कि वॉट एवर इनकम यू विल अर्न इन द प्रीवियस, अर्न इन द, आपको टैक्स कभी भरना पड़ेगा, असेसमेंट कभी भरेंगे हम लोग, और इस ये इनकम का प्रीवियस ईयर कौन सा है, 2011-12, 2000, तो आपको टैक्स कभी भरना चाहिए था हमको 12-13 में ना, आप आए कभी मेरे पास 24, आप लेट हो, आप क्या हो बेटा, क्या इनकम ने चला जाएगा, बोलेगा भाई सब वापस रख दो बराबर, कैसा होगा, कैसा होगा। तो वो क्या बोलते मालूम है कि ऐसी इनकम को हम लोग क्या बोलते हैं, अनडिस्क्लोज इनकम, क्या बोलते हैं उसको हम लोग, क्या बोलते हैं इसको हम लोग, ऐसी इनकम जो आपने खुद से डिस्क्लोज नहीं की थी, हमने आके क्या किया उसको पकड़ा, क्या उसको,
तो वो केस में जिस साल वो इनकम पकड़ी जाएगी ना, वो साल प्रीवियस ईयर माना जाएगा। वो साल हम लोग यही समझेंगे आपने वो इनकम कमाई कभी है 24 25 24 आपने इनकम 11 12 में कमाई नहीं है। समझा ही समझा आपने को? अरे समझा पक्का? ऐसे में देखने जाऊंगा तो बेटा अपन ने इनकम कमाया कभी था 2011 12 2000 बट मेरे को एक चीज बोलो बेटा, अगर मैं अगर 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 11 12 के हिसाब से टैक्स भरूंगा बेटा, क्या वो इनकम वही टाइम में पकड़ी जाती है कि टाइम लगता है ना उसको? अपना ब्लैक इनकम कभी पकड़ा गया? तो अगर मैं देखने जाऊंगा तो मेरे को बोलो गवर्नमेंट क्या बोलेगी कि भाई वो जो साल है 11 12 वो कुछ काम का नहीं है। जिस साल इनकम पकड़ा गया, जिस साल इनकम, वो साल प्रीवियस ईयर माना जाएगा, वो साल प्रीवियस ईयर, और तेरे को टैक्स भरना पड़ेगा। यस और नो? समझा आपने को? तो ऐसी इनकम जो आपने खुद से डिस्क्लोज नहीं की, खुद से डिस्क्लोज, जैसे बेटा मेरे को बोलो एक आता है अनडिस्क्लोज इन्वेस्टमेंट। अनडिस्क्लोज इसका मतलब क्या होता है? जो आपने डिस्क्लोज, जैसे बेटा गांव में आपने प्रॉपर्टी ली, इनकम टैक्स में आपने रिपोर्ट नहीं किया, आपने 2 प्रॉपर्टी और ली, आपने रिपोर्ट नहीं किया, फिर गवर्नमेंट ने आके प्रॉपर्टी पकड़ी तो आपने रिपोर्ट किया, तो वो कौन सा बेटा? अनडिस्क्लोज। कौन सा आपका? एक होता है अनएक्सप्लेन्ड इन्वेस्टमेंट। कौन सा होता है? इसका मतलब क्या होता है? अनएक्सप्लेन्ड, अनएक्सप्लेन्ड। और बेटा मेरे को एक चीज बोलो, कि बहुत टाइम कभी होता है मालूम है, जैसे मैं रहता एकदम, एग्जाम्पल ले रहा हूँ, मैं जैसे रहता हूँ एकदम गरीबों की तरह बराबर, और मैंने सडनली बेटा बहुत बड़ा अमाउंट वाला कार ले लिया 5 करोड़ का, और मेरा इनकम में या भाड़े पे रहता है, कहाँ पे रहता है? भाड़े। मेरे को बोलो बेटा तुमको डाउट आएगा कि नहीं आएगा? नहीं आएगा? क्या डाउट आएगा? क्या डाउट आएगा? नहीं समझे? समझा ना? ऐसे बहुत सारी चीजें, इनकम कमाते कम है और उनके पास 4 फ्लैट है, 5 फ्लैट है, अपने को टेंशन होता है। इनकम टैक्स से ज्यादा टेंशन होता है मालूम है, कि पूरे साल बंदा अपने को इनकम कितना बताया? 10 लाख कितना बताया? और पूरे साल में भाई ने 5 फ्लैट तो खरीद लिए, 5 फ्लैट तो बेटा इनकम टैक्स भी उनको पूछता है कि सर 10 लाख कमा के आपने 2 करोड़ का क्या लिया? घर। क्या लिया आपने? तो ऐसा आपने क्या किया? हमारी पब्लिक को भी बताइए बराबर, ताकि वो भी विचार घर ले बराबर। यस और नो? वो बड़े टेंशन में आया था मालूम है, क्योंकि उनके पास, उन्होंने घर तो बताया, फ्लैट बताया कि मेरे पास 5 फ्लैट है, बट कहां से आया उसका सोर्स आपने बताया नहीं। बेटा अगर मैं 5 फ्लैट लूंगा तो मेरे पास क्या हो गया? तो मैं कमा रहा हूंगा, और जब आप कमा रहे हो तो आपने इनकम टैक्स फाइल किया रहेगा ना यार। और सेकंड, अगर आपने घर लिया तो आपने लोन लिया रहेगा, तो अगर आप लोन का बता दोगे तो अच्छी बात है, बट आप नहीं बता पाए, यानी यू आर नॉट एबल टू एक्सप्लेन, नॉट एबल टू बेटा वो क्या हो गया आपका? अनएक्सप्लेन्ड इन्वेस्टमेंट। कौन सा हो गया? नहीं समझे? नहीं समझा? नहीं समझा? तो मालूम है कभी कभार अपन अपने जेब से अगर सपोज 3,000 रुपया मिल गया घर वालों, किसको मिल गया? तो घर वालों को टेंशन ये नहीं कि 3,000 रुपया मिला है, टेंशन है कि साल कहां से मिला बराबर। ये सर नहीं समझे? समझे? तो बेटा आप एक्सप्लेन कर पाए तो अच्छी बात है, मम्मी दोस्त का है, बट अपने को घर वालों को मालूम है कि साला इसके दोस्त भी कंजूस ही बराबर, इसको 3,000 दे ही नहीं सकते। तो अगर आपने एक्सप्लेन किया तो अच्छी बात है, बट नहीं किया तो फिर वो आपका इनकम माना जाएगा जिस साल वो क्या हुआ है? मिला है। क्या हुआ है? और अब एक होता है अनएक्सप्लेन्ड एक्सपेंसेस। कौन से होते हैं? जैसे इसका मतलब क्या होता है? ऐसे एक्सपेंस जो एक्सप्लेन नहीं किया है, बराबर ना? अनएक्सप्लेन एक्सपेंस का मतलब क्या होता है? क्या मतलब? किस लिए किया और क्या? एग्जाम्पल सुने ध्यान से।
लालू प्रसाद यादव मालूम है? कई लोगों पे ऐसा लगता है अपने बीच में बहुत जनरेशन गैप है, ऐसा कुछ नहीं है ना? तुम कितने साल के हो? 22 25? तो सब 18 19 19 19 से लेके 22 के बीच में, बराबर। मैं 30 साल का, 8 साल का फर्क है, इतना को फर्क है, कुछ जनरेशन गैप नहीं है, बराबर है कुछ। लालू प्रसाद यादव इज अ फॉर्मर बिहार के सीएम है, बिहार के, जिसकी वाइफ का नाम है रबड़ी देवी। क्या नाम है? राबड़ी देवी। क्या नाम है? वाइफ का एक्चुअल नाम है ये राबड़ी देवी। बेटा ऑब्वियसली पॉलिटिशियन जो होते हैं उनके पास पैसा होता है, पैसा, बट ब्लैक का होता है कि व्हाइट का होता है? पक्का? पक्का ना बेटा। पॉलिटिशियन इनकम टैक्स रिटर्न, जैसे लालू प्रसाद यादव फाइल कितना किया? 1 करोड़। कितने का फाइल किया? 10 साल से वो 1 करोड़ का रिटर्न फाइल करता है कि सर मैं इतना ही कमाता, मैं इतना ही। जबकि बेटा उसने स्कैम करा हुआ है, चारा घोटाला। कौन सा स्कैम किया है? चारा समझते हो? चारा गाय भैंस को खिलाते हैं, उसका भी स्कैम किया हुआ है। कितने का? 1000 करोड़। कितने का किया है? 1000 करोड़ का। तो बेटा उनके पास ब्लैक इनकम बहुत है, ब्लैक इनकम। अभी मेरे को बोलो 1 करोड़ रुपया बंदा कमा रहा है, 10 साल से वो रिटर्न फाइल कर रहा है, यानी 1 करोड़ 1 साल का, 10 साल का उसने कितना इनकम कमाया? 10 करोड़। कितना कमाया उसने? उसने अपने बेटे या बेटी की शादी में खर्चा कितना किया? 300 करोड़। कितना किया? कितना किया? तो बेटा फिर ये तो राज पब्लिक को जानना चाहिए, बराबर, कि 1 करोड़ कमा के कैसे 300 करोड़ खर्चा करने का, बराबर। तो बेटा इनकम टैक्स ने उनको पूछा कि सर ये इतना महंगा खर्चा आपने किया कैसे? तो बेटा वहां दो सब भगवान की दुआ से, बराबर। कैसे बोल सकते हैं? क्या बोल सकते हैं? मैं एक दिन सोया हुआ था, सुबह उठा, पैसा ही पैसा, बराबर। कैसा बोल सकते हैं? तो याद रखना बेटा, उनको क्या वो खर्चे जो अपने किए क्या वो एक्सप्लेन कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं? तो जितना आपने खर्चा किया वो आपकी इनकम माना जाएगा। एक बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, बंदा कमाएगा तभी खर्चा करेगा। अगर तूने 300 करोड़ का खर्चा किया है मतलब आपने 300 करोड़ कमाया रहेगा, कमाया। अंबानी ने अपने बच्चे के प्री वेडिंग में, कौन सी वेडिंग में? तो शादी हुई कि नहीं हुई? होगी ना। तब तक मिला के कितना खर्चा हुआ? 5000 करोड़। कितना हुआ है? कितना हुआ है? तो बेटा मेरे को बोलो अंबानी के घर पे क्या नोटिस जाएगा कि आपने इतना खर्चा कैसे किया? मेरे को बोलो अंबानी उतना कमाता है यार, नहीं समझे? यही बेटा अपने घर पे 5 करोड़ का खर्चा कर ले तो हाँ पूरा लाइन बेटा इनकम टैक्स का रहेगा खाने में, बराबर। समझा? क्यों? क्योंकि आप रिटर्न कितना फाइल कर रहे हो? इतना, और आपने खर्चा कितना किया? इतना। कहां से लाया? तो हमारी पब्लिक को बताओ बराबर, यस और नो, ताकि वो भी ऐसा कमाने में इन्वेस्टमेंट करे, यस और नो। हम नहीं बता पाएंगे, नहीं समझे? तो वो जितना आपका अनएक्सप्लेन खर्चा है वो तुम्हारा क्या माना जाएगा? इनकम। क्या मानेंगे? क्या मानेंगे? समझा अपने को? यस सर, यस सर। फिर आता अनडिस्क्लोज इनकम। अनडिस्क्लोज ऐसी इनकम जो आपने डिस्क्लोज नहीं करी, आपने डिस्क्लोज, वो क्या हो गया आप, यानी ये सब इनकम का प्रीवियस ईयर कौन सा होगा? जिस साल वो इनकम पकड़ी जाएगी, जिस साल वो इनकम, यस और नो? क्लियर? जैसे देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, ये समझा दो, यहाँ पे देखना। पहला कौन सा? अनएक्सप्लेन इनवेस्ट, दूसरा अनएक्सप्लेन मनी, फिर बेटा अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट नॉट फुल्ली डिस्क्लोज, यानी अनडिस्क्लोज इन्वेस्टमेंट, अनडिस्क्लोज इन्वेस्टमेंट। अनएक्सप्लेन एक्सपेंडिचर, अनएक्सप्लेन, समझा? आप मालूम बताया अभी लालू प्रसाद यादव का एग्जांपल। फिर आते अमाउंट बोरोड और रीपेड और हुंडी। हुंडी समझते हो? हुंडी मतलब क्या मालूम? एक खाली कागज होता है, एक कागज पे लिखते हैं कि जैसे मानसी के मैं 10 करोड़ रुपए मांग रहा हूं, 10 करोड़ रुपए, ये कागज पे लिखते हैं, बराबर। या फिर मानसी ये जाके कागज दे ना मानसी को, तो मानसी तेरे को पेमेंट कर देगी, बराबर। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? हुंडी। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? क्या बोलते हैं हम लोग? तो मैंने किसी को भेजा, उसने 10 करोड़ रुपया दे दिया, बेटा अगर ये हुंडी मेरे घर पे मिल गई, घर पे मिल, इनकम टैक्स को मिल गई, तो ये इनकम माना जाएगा। इनकम, नहीं समझे बेटा? घर पे बच्चे ने ऐसे लिख दिया मैं अंबानी के 100 करोड़ मांग रहा हूं, बराबर, और गलती से इनकम टैक्स को मिल गई, तो वो इनकम मानी जाती है, वो इनकम। मानो ऐसे बहुत सारे लोग, अगर आपने कभी देखा है मानो, तो किसी मूवी में 10 रुपए का नोट आधा फाड़ देते हैं, आधा उसको देते, आधा उसको देते, मानो फिर वो नोट मैच करता है। जैसे अपन बेटा, मैं सपोज ड्रग्स क्या बेच रहा हूं,
तो तुम क्या खरीद रहे हो? ड्रग्स। अभी अपने को मालूम है कि बेटा ड्रग्स के अंदर पुलिस वाले भी आ सकते हैं अलग अलग भेष बदल के, बराबर। तो अपना सिंपल है, 10 का नोट लिया, अपन ने फाड़ा उसको, बराबर। तो वो 10 का नोट बेटा है अपने पास, 10 रहेगा मेरे पास, 10 के नोट रहेंगे तो ये रहे। दस का नोट है बेटा, इतना तो फिक्स है कि 10 के नोट के अंदर ये नंबर और ये नंबर दोनों सेम होते हैं, देखा कभी? तो अगर मैंने 20 से फाड़ दिया और मैंने नोट तुमको दे दिया और ये नोट आधा मेरे पास है, आधा। अभी जब मैं ड्रग्स तुम खरीदने आओगे तुम मेरे को आधा नोट दोगे, बराबर, और फिर मैं नोट के नंबर मैच करता हूँ, हाँ अभी मैच है, तब मैं आपको ड्रग्स देता हूँ, बराबर, यस और नो। तो वैसा ही वे ट्रांजेक्शन होते हैं। नहीं तो मालूम पड़ा को दूसरा आधा फाड़ के आ गया, बराबर, पुलिस वाले आ गए, अपना ड्रग्स दिया, तो अपन साथ में निकल लेंगे, बराबर, यस और नो। तो इसलिए ये कुछ लिख देते हैं कि जैसे मालूम बंदा अपने मालूम है नॉर्मल हिसाब होता है उसमें लिखता है ब्लैक इनकम, हमेशा वहां पे लिखेगा पेज पे कि मैं इसके इतने रुपए मांग रहा हूं, मैं इसके इतने रुपए मांग रहा हूं। तो वो हुंडी अगर आपको मिल गई ना इनकम टैक्स को, तो उसको इनकम माना जाएगा, उसको इनकम, समझा अपने को? यानी जब आप मांग रहे हो तभी आपने लिखा रहेगा ना यार, आपको शौक थोड़ी है कि आप सुबह उठ के लिखते जाओगे, बराबर, यस और नो। तो ऐसी अगर इनकम मिली दैट विल कंसीडर्ड एज अ इनकम, कंसीडर एज अ, तो दिक्कत है अपने को, समझा? यस सर। और इनका प्रीवियस ईयर कौन सा होगा? जिस साल वो इनकम क्या हुई है, पकड़ी गई, क्या हुई है, समझा अपने को? पक्का? एक बार ये लिख दो फिर मैं आपको समझाता हूँ कैश क्रेडिट भी, ठीक है? यहां से स्टार्ट करना। नेक्स्ट कौन सा आता है? कैश क्रेडिट। कौन सा आता है? कौन सा आता है? अभी कैश क्रेडिट में क्या लिखा है? इसका मतलब क्या था? एक टाइप का लोन होता है। क्या था? एक टाइप का लोन, बराबर। सुना, क्रेडिट सम फाउंड विद नो एक्सप्लेनेशन। नो, जैसे अपना अकाउंट है, बराबर, उसके अंदर एक अमाउंट लिखा हुआ है, जैसे बाय कोई भी इनकम लिखा है 15 लाख, बाय इनकम 15 लाख, बराबर। या कोई भी अमाउंट अपने अकाउंट में क्या है? क्रेडिट है, क्या अकाउंट में? और उसका कोई एक्सप्लेनेशन हम लोग नहीं दे पा रहे कि भाई कहां से पैसा आया, क्या है। तो वो केस में क्या बोला है? इनकम विल बी कंसीडर्ड, इनकम विल बी, जैसे अपने अकाउंट में पैसा पड़ा है, वो अकाउंट में पैसे का अपन कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दे पा रहे कि पैसा कहां से आया, किसके लिए अपन यूज कर, किसने दिया, यानी सोर्स हम लोग नहीं बता पा रहे। तो वो केस में वो आपका इनकम माना जाएगा, इनकम माना। अगर आपने बता, जैसे मेरे को मेरे अकाउंट में सपोज एग्जाम्पल में 50 करोड़, कितना आ गया? 50 करोड़। तो मैं बोला कि इससे मेरे को ये दोस्त ने क्या किया? ट्रांसफर। क्या किया है? ट्रांसफर। तो मैंने सोर्स बताया कि नहीं बताया? तो वो केस में इनकम विल नॉट बी कंसीडर, नॉट बी। फिर वो दोस्त को पकड़ेंगे, तेरे अकाउंट में कैसे आया? तूने जब 50 करोड़ दिया तो तेरे को मिला रहेगा ना यार। तो वो अगर बता देता है कि मैं ये कमाता हूं, बराबर, तो वो केस में छोड़ देंगे। अगर वो नहीं बता पाया तो उसका इनकम माना जाएगा, यस और नो। उसके बाद में आते हैं अनएक्सप्लेन लोन और बोरोइंग एंड क्रेडिट सम फाउंड विद नो एक्सप्लेनेशन, विद नो, बराबर, जैसे अनएक्सप्लेन लोन और बोरोइंग एंड क्रेडिट सम फाउंड विद नो एक्सप्लेनेशन, यानी आपके पास क्या है? लोन है, क्या आपके लोन लिया और लोन का आप सोर्स नहीं बता पा रहे। अभी लोन आपने ऑब्वियसली बेटा लिया तो किसने दिया रहेगा, और यू आर नॉट एबल टू डिस्क्लोज द सोर्स कि भाई से किसने दिया, यस और नो। तो जितना लोन है उतना आपका इनकम माना जाएगा, यस। यानी कंसर्न पर्सन ऑफर्ड सेटिस्फैक्टरी एक्सप्लेनेशन, तो इनकम विल नॉट बी कंसीडर्ड। यानी आपने क्या किया सर? सेटिस्फैक्टरी क्या दिया आपने? एक्सप्लेनेशन दे दिया कि सर पैसा यहाँ से आया है, तो वो केस में तो इनकम नहीं मानेंगे। बट आप नहीं दे पाए तो वो इनकम माना जाएगा, इनकम माना, यस और नो। जैसे एग्जांपल लेते हैं, मेरे अकाउंट में लोन खड़ा है, आपने मेरे को लोन दिया एंड आपने सेटिस्फैक्टरी एक्सप्लेनेशन नहीं दे पाए, बराबर, तो वो केस में मेरा इनकम माना जाएगा, यस और नो। बट आपने बोला कि सर नहीं एक्चुअल में जेन्युइन लोन है, बराबर, तो वो इनकम नहीं मानेंगे, यस और नो। उसके बाद में लिखा अनएक्सप्लेन शेयर कैपिटल शेयर प्रीमियम, यानी अगर क्या मिला है कंपनी को? कैपिटल। क्या मिला कंपनी को? बट वो कैपिटल का सोर्स एक्सप्लेन नहीं हो पा रहा है तो वो इनकम माना जाएगा, और अगर सोर्स एक्सप्लेन कर दिया तो इनकम नहीं माना जाएगा, यस और नो। इन शॉर्ट ओवरऑल बेटा क्या मालूम है कि अगर आपको कोई भी अनएक्सप्लेन इनकम आता है जिसका सोर्स क्या होता है? डिस्क्लोज, क्या होता है? और सेटिस्फैक्टरी सोर्स अपन ने बता दिया कि सर पैसा यहां से आया, तो कभी याद रखना उसमें कोई इनकम टैक्स लगता नहीं है, यानी वो इनकम नहीं माना जाएगा।
जैसे एग्जांपल लेते हैं, सपोज अंबानी है तो बेटा अगर वो 100 करोड़ का खर्चा करेगा तो कभी इनकम टैक्स उसके घर पे पूछने नहीं जाएगा। रीजन क्या होता है कि उसके पास अच्छा खासा इनकम है, वो 100 करोड़ कर सकता है, ये सो नो। बट अगर अपन ने सपोज 15 लाख का क्या लिया लोन, क्या लिया अपन ने, और लोन का मैं रीजन जो जिसने लोन दिया है वो बंदा सेटिस्फैक्ट्री आंसर दे देता है तो मेरा इनकम नहीं माना जाएगा। बट अगर उसने सेटिस्फैक्ट्री आंसर नहीं दिया तो अपना इनकम माना जाएगा। कोई दिक्कत है अपने को? पक्का? श्योर? ये क्या था आपका अनडिस्क्लोज सोर्स ऑफ इनकम। बेटा इस पे टैक्स रेट कितना लगता है, कितना लगता है? 78%। 78, जिसको कुछ अपन ऐसा लिखते हैं 60% प्लस 25% प्लस 4%, बराबर? यस और नो? सुनना ये है, यानी इस पे मेन टैक्स कितना लगता है? 60%। कितना लगता है? इसके ऊपर 20% क्या होता है? सरचार्ज। क्या होता है? ये आगे पढ़ेंगे। और 4% क्या होता है? सेस। क्या होता है? एक काम करो बेटा, 60 है प्लस 25, 60 का 25 कितना होता है? 15। कितना हो गया? 75 प्लस 4% 75 कितना होता है? 3। कितना आ गया? 78। समझा अपने को? अरे समझा? तीनों को ऐड मत करना, अगर आप तीनों को ऐड करोगे तो कितना आएगा आपका? 85 एंड 4 89 है। कितना आएगा? 80। बट याद रखना 25 किसके ऊपर अप्लाई करना अपने को? टैक्स। किसके ऊपर? और 4 किसके ऊपर अप्लाई करना है? दोनों मिला के जो आंसर आएगा उस पर अप्लाई करना है। यस और नो? तो इस पे रेट कितना है? 78%। कितना आपका? कितना आपका? कोई दिक्कत है यहां तक? पक्का? अभी सुनो ध्यान से। अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? टैक्स रेट। क्या पढ़ रहे हैं हम लोग? बराबर। यहां से टैक्स रेट कौन कौन सी है, सुना ध्यान से। इनकम टैक्स रेट्स। इनकम टैक्स ने अपने को टैक्स निकालने के लिए कितने ऑप्शन दिए? 2। कितने ऑप्शन दिए? कितने दिए? 2 ऑप्शन। कितने दिए? 2 ऑप्शन, बराबर। पहला जिसको हम लोग बोलते हैं, एक ऑप्शन दिया है कि आप अपना टैक्स भर सकते हो अंडर सेक्शन 115 BAC। 115 ये आगे आएगा, टेंशन मत लो। यानी अपने को अगर टैक्स भरना है तो मेरे को 2 ऑप्शन है, दोनों में से कोई भी एक ऑप्शन सिलेक्ट कर लो, अकॉर्डिंगली आपको टैक्स भरना है, बराबर। पहला ऑप्शन बेटा कौन सा है? 115 BAC। कौन सा? 115, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं सर? जिसको हम लोग क्या बोलते हैं सर? डिफॉल्ट टैक्स रिजीम। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? ये आगे टेंशन, डिफॉल्ट टैक्स रिजीम। यानी अगर क्वेश्चन में कुछ भी नहीं दिया है तो बाय डिफॉल्ट आपको टैक्स कौन से सेक्शन में निकालना पड़ेगा? सेक्शन 115 BAC। 115 BAC, बराबर। यस और नो? दूसरा कौन सा है सर आपका? ऑप्शनल टैक्स रिजीम। दूसरा कौन सा आपका? या इसको दूसरे नाम से हम लोग बोलते हैं शिफ्टिंग आउट। क्या बोलते हैं हम लोग? फ्रॉम सेक्शन 115 BAC। फ्रॉम सेक्शन, यानी इस शिफ्टिंग आउट मतलब इसको मत लो, इसको सिलेक्ट करो। यस और नो? सुनो ध्यान से। वी हैव अ कितना ऑप्शन? तो पहला कौन सा? सेक्शन 115 BAC। दूसरा कौन सा आपका? ऑप्शन सेक्शन 115 BAC को हम लोग क्या बोलते हैं? डिफॉल्ट टैक्स रिजीम। क्या बोलते हैं हम लोग उसको? डिफॉल्ट टैक्स रिजीम, बराबर। यस सुन, क्या बोलते हैं उसको हम लोग? अरे बेटा मेरे को एक चीज बोलो सर, डिफॉल्ट टैक्स रिजीम मतलब आपका क्या है सर? कि क्वेश्चन में कुछ भी नहीं दिया तो आपको कंप्यूट ऐसे ही करना पड़ा, आपको कंप्यूट डिफॉल्ट टैक्स रिजीम के हिसाब से करना है। अगर क्वेश्चन में ये लिखा है कि शिफ्टिंग आउट, क्या लिखा है, तो आपको बेटा 115 BAC फॉलो करना है कि ऑप्शनल टैक्स रिजीम फॉलो करना है, बराबर। अगर क्वेश्चन में ऐसा लिखा है कंप्यूट द टैक्स इन द मोस्ट बेनिफिशियल मैनर इन द तो आपको दोनों कंप्यूट करना पड़ेगा। समझा ये? अरे ये सुन लो, नहीं समझा? अगर क्वेश्चन क्या बोल कुछ नहीं दिया तो अपन क्या फॉलो करेंगे? अगर बोला है ऑप्ट आउट तो क्या फॉलो करेंगे? और अगर बोला है कि इन द मोस्ट बेनिफिशियल मैनर तो अपन क्या निकालेंगे? दोनों। कोई दिक्कत अपने को? और दोनों में बेटा ज्यादा फर्क नहीं है, बट हाँ
ये जो पार्ट है ना, दिस पार्ट, ये जो अपन पार्ट बेटा पढ़ेंगे, ये वाला, ये हम लोग कभी पढ़ेंगे सर? जब पूरा इनकम टैक्स हम लोग पढ़ेंगे ना, उसके बाद में वो पार्ट समझेगा, बराबर, ये और नो? यानी इसको हम लोग अभी कोई भी टच करने वाले नहीं है, ये कभी पढ़ेंगे, पूरा इनकम टैक्स होगा उसके बाद, क्योंकि ये समझने के लिए आपको पूरा डायरेक्ट टैक्स समझना पड़ेगा, नहीं समझे? अगर मैं आज आपको बोलूं हाउस रेंट अलाउंसेस, हाउस रेंट, कुछ समझा? कुछ समझा बेटा? टेंशन की बात नहीं, पर अभी कुछ समझा? क्योंकि ये अपन पढ़ेंगे, नहीं समझे? तो ये अभी हम लोग इसको टच करने वाले नहीं है। तो हम लोग बेटा किसको पढ़ेंगे? यानी हम लोग टैक्स रेट कौन से पढ़ने वाले अभी? तो चलो लेट अस स्टार्ट विद द ऑप्शनल टैक्स रिजीम। ऑप्शनल टैक्स रिजीम, कोई दिक्कत है? पक्का सुना ध्यान से। इसमें सबसे पहला, अगर कोई बंदा कौन है सर? इंडिविजुअल। कौन है? इंडिविजुअल। या फिर कौन है? एचयूएफ। कौन है? या फिर एओपी, बीओआई, और या फिर एजेपी। कौन है यहाँ पे? और इसको यहां पे अपन एक अलग लिख देते हैं, नॉन रेसिडेंट इंडिविजुअल। नॉन रेसिडेंट इंडिविजुअल, बराबर। यानी यहाँ पे कौन है बेटा? इंडिविजुअल है, एचयूएफ है, एओपी है, बीओआई, एजेपी या नॉन रेसिडेंट इंडिविजुअल। तो वहां पे वो क्या बोलते हैं सर? टैक्स रेट क्या रहेगा? पहला आता है टोटल इनकम। क्या आता है? टोटल। और दूसरा बेटा आपका कौन सा आएगा? टैक्स रेट। कौन सा आएगा? चलिए, वो क्या बोलते हैं कि सर अप टू 2,50,000, अप टू 2 लाख आपको कोई भी टैक्स भरने की जरूरत नहीं है। कोई भी टैक्स भरने की जरूरत। अगर तुम्हारा इनकम 2.5 लाख से कितना है? 5 लाख। कितना है? तो आपको टैक्स कितना लग जाएगा? 5%। कितना लग जाएगा? कितना लगेगा? 5%। अगर तुम्हारा इनकम 5 लाख से 10 लाख, तो तुमको कितना टैक्स भरना है? 20%। और अगर तुम्हारा इनकम बेटा कितना है? मोर देन 10 लाख, मोर देन, तो तुमको टैक्स कितना भरना है? 30%। कितना भरना है? कितना भरना है? सुनना, यानी ये किसके लिए एप्लीकेबल है? इंडिविजुअल। किसके लिए एप्लीकेबल है? तुम्हारे लिए बेटा ये रेट एप्लीकेबल है कि नहीं है? मेरे लिए है कि नहीं है? क्या ये रेट कंपनी के लिए है? क्या किधर भी ऊपर कंपनी लिखा है? यानी कंपनी को ये रेट से टैक्स भरने की जरूरत। सेकेंड बेटा एचयूएफ। कौन सा है? हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। हिंदू अनडिवाइडेड। फिर कौन सा आता है आपका? एओपी, फिर बीओआई, और फिर कौन सा आपका? एजेपी, लास्ट कौन सा? नॉन रेसिडेंट। यानी जो बंदा बाहर से आया, इंडिया के बाहर से आया, उसके लिए ये वाली रेट क्या हो जाएगी? एप्लीकेबल। क्या हो जाएगी? चलो बेटा, रेट कौन सा है? अप टू 2,50,000 नील। 2.5 लाख तक कोई भी टैक्स पे करने की जरूरत। 2.5 लाख से 5 लाख, 5 लाख से 10 लाख, मोर देन 10 लाख, कोई दिक्कत है अपने को? समझा यहाँ तक? पक्का? अभी सुनना, मिस्टर ए, जिसका टोटल इनकम दिया है अपने को 9,50,000। कितना दिया? 9 लाख। कितना दिया? 9,50,000, बराबर। अभी सुनना, सबसे पहला मेरे को क्या बोला आपने को? अप टू 2,50,000। अप टू 2 लाख कितना आता है? नील। 2.5 लाख तक नील है। 2.5 लाख तक आपको कोई भी टैक्स भरने की जरूरत नहीं है। उसके बाद से 2.5 लाख, सुना ध्यान से बेटा, 2.5 लाख से अगला रेट कौन सा था अपना? 2.5 लाख से 5 लाख। 2.5 लाख से अपना इनकम 5 लाख से ज्यादा है कि कम है? ज्यादा है या कम है? ज्यादा है ना, मतलब कहना है से 5 लाख का स्लैब पूरा कवर हो गया। 2.5 से 5, 2.5 से, यहां से 2.5 से 5 लाख। बेटा एक काम करो, 5 लाख में से 2.5 लाख लेस करो, कितना बचता है? कितना बचता है? तो ये 2.5 लाख पे कितना परसेंट रेट आएगा? 5। कितना आया? 12,500। 12,000, समझा अपने को? अगला रेट कौन सा है? 5 लाख से 10 लाख। बट बेटा अपना इनकम 10 लाख तक है कि 10 लाख से कम है?
तो अपन क्या बोलेंगे सर, 5 लाख से 10 लाख तक जाना है कि 9,50,000 तक जाना है? तो यहाँ पे हम लोग कितना लिखेंगे, 9 लाख। चलो बेटा लेस करो, कितना आता है, 4.5 लाख। इस पे कितना परसेंट रेट है, कितना आएगा, 90। टोटल मारो। समझा अपने को? अरे समझा, अरे समझा। भी सुनना, एक चीज बता दो, आगे और बताऊंगा, सुनना। इसमें ऐड करना है 4% हेल्थ एंड एजुकेशन सेस, हेल्थ एंड। चलो बेटा 1,02,500 का 4% कितना होता है, 4,100, 1,06,600। सुनना ध्यान से। पहला ये सेस क्या होता है, क्या होता है, यानी जैसे ही आप इनकम टैक्स निकाल दोगे ना, आपको 4% का ऐड करना है सेस। क्या ऐड करना है, सेस का मतलब क्या था मालूम है, गवर्नमेंट जिस पर्पस के लिए ले रही है उसी पर्पस के लिए पैसा क्या होगा, यूज क्या होगा। बेटा गवर्नमेंट कौन से नाम से ले रही है अपने पास से, हेल्थ एंड, और कितना पैसा इकट्ठा कराए, 4,100। तो ये पैसा या तो हेल्थ के लिए यूज होगा या फिर एजुकेशन पर्पस, एजुकेशन। बेटा क्या ये पैसा गवर्नमेंट किसी दूसरे पर्पस के लिए यूज कर सकती है, आंसर इज नो, आंसर इज। तो सर क्या ये कंपलसरी है, यस। जैसे आप कोई भी टैक्स निकाल दोगे, आपको लग रहा है कि मैंने सब कुछ कर दिया, फिर एट दी एंड कितना ऐड करना है, 4%। कितना ऐड करना अपने को। और सेस मतलब क्या होता है सर, गवर्नमेंट जिस पर्पस के लिए ले रही है आपको उसी पर्पस के लिए यूज करना पड़ेगा। तो अपने इनकम टैक्स में कितना परसेंट सेस पे करना पड़ता है, क्या नाम है उसका, हेल्थ एंड। बेटा अगर मेरे को यहाँ पे ऐसा लिखा होता 4% एजुकेशन सेस 4%, तो मेरे को बोलो क्या हम लोग हेल्थ के लिए यूज कर पाते, नहीं कर पाते। यहाँ पे क्या लिखा 4% हेल्थ एंड, इसका मतलब जो आपको पैसा सेस का आएगा दैट शुड बी यूज फॉर दी एजुकेशन एंड हेल्थ पर्पस, एजुकेशन एंड। कोई दिक्कत है अपने को, समझा? क्या ये कंपलसरी है, यस। क्या सबको पे करना है, यस। कभी पे ऐड करना है जब आप पूरा टैक्स निकाल दोगे, उसके बाद में क्या करना आपको, ऐड। क्या करना आपको, ऐड। समझा अपने को? चलो अभी मेरे को ये बताओ बेटा, अपना स्लैब रेट कौन सा है, 2.5 लाख तक नील, 2.5 लाख से 5 लाख, 5 लाख से 10 लाख, 10 से ज्यादा बराबर, यस और नो। सुनो ध्यान से, ये लिख लो। मिस्टर बी, लिखते जाओ, टोटल इनकम इक्वल टू 15,85,000। फटाफट सॉल्व करो इसको। कोई दिक्कत हुआ, आ गया आंसर? मिस्टर सी 49,87,600। निकालो आंसर इसका, 49,87,600। लो कैलसी में लिया। बेटा 10 लाख से ऊपर है कि नहीं है, तो -10 लाख करो, कितना आया, 39। इसका 30% निकालो, निकाला। प्लस 10 लाख तक कितना भरना पड़ता है, 1,12,500। ऐड करो 1,12,500 किया ऐड, प्लस 4%। आया, आया? कोई दिक्कत है, पक्का? बट अभी दिक्कत नहीं है, बट जैसे ये चैप्टर खत्म होगा ना, मैं आपको घर पे 90 क्वेश्चन दूंगा होमवर्क। कितने दूंगा, बोलो से मुंह से कहूँ कितना, 90। आपको 90 क्वेश्चन करने, कितने करने हैं, एक ही दिन के अंदर, एक ही दिन के। और रात को 12 बजे से पहले पहले आपको PDF बकायदा भेजना पड़ेगा। नहीं समझे? दैट इज ए प्रूफ कि आपने टाइम पे किया है। क्लियर? समझे? टैक्स सब्जेक्ट के अंदर जितना आप रिवाइज करोगे ना, उतना आपको रिजल्ट आएगा। समझे ये? हाँ, रिवीजन में आपको दिल से करवाऊंगा। अगर जैसे आज अपन ने पढ़ा, जब नेक्स्ट लेक्चर कल ही है ना, कल मैं आऊंगा आपको पूरा रिवाइज करवाऊंगा।
वो कोई टेंशन नहीं, बट उतना आप घर पे पढ़ के अपन साथ में रिवाइज करेंगे ना, तो मेरे को ना इंटरेस्ट आएगा कि नहीं यार चलो मिलके रिवाइज करना है, समझे। बट अगर बेटा खाली मैं ही अकेला पढ़ के आ रहा है, तुम खाली हाँ में हाँ मुंडी मुंडी हिला रहे हो बराबर, तो फिर कितने कि मेरे दिल पे लग जाएगा कि भाई तुमको तो इंटरेस्ट है नहीं, तो मैं क्यों इंटरेस्ट बताऊँ, समझाइए। तो आपका काम क्या है, रिवाइज करना, मेरा काम क्या है, पढ़ाना और रिवाइज करवाना। मैं उतना रिवाइज करवा दूंगा, बट आपका काम क्या, आपको रेगुलर रिवाइज करके आना। और जब हर बार देखो छोटी छोटी चीजें अगर उसी दिन रिवाइज करेंगे ना, आपको कभी दिक्कत नहीं आएगा, बट आपने उसको इकट्ठा कर दिया तो फिर खत्म है। सेकेंड,